सोचो, नहीं होगा जल तो कैसा होगा कल। कैसे हम अपनी प्यास बुझाएंगे, कैसे इन पेड़ों को नहलाएंगे। जल ही जीवन है, सेव वाटर सेव लाइफ। इन सभी स्लोगन से तो हम बहुत अच्छे से परिचित हैं और हमें पता है कि हमारे जीवन में पानी कितना महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस चैप्टर में उसकी इंपॉर्टेंस को जानेंगे और वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हम पानी को कैसे बचा सकते हैं, इसको कवर करने जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जियो फॉर क्लासेस। आशा करता हूं सभी लोग काफी अच्छे होंगे। आज हम लोग मिल रहे हैं अपने एक और न्यू टॉपिक के साथ और आज का अपना टॉपिक है वाटर रिसोर्सेज। न्यू टॉपिक और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हमें पता है ना हमारे लिए वाटर यानी कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। जल नहीं, अगर जल ही नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज। हमने रिसोर्सेज पढ़ा था ना, सबसे पहले अपना चैप्टर था रिसोर्सेज पढ़ा कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, कुछ रिन्यूएबल कुछ नॉन रिन्यूएबल। उसके बाद हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स पढ़ा। इसी तरीके से हम वाटर रिसोर्स पढ़ेंगे कि वाटर हमारे लिए रिसोर्स क्यों है। हम लोगों ने जब रिसोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी तब ये जाना था ना, जो भी हमारी नीड्स को पूरा करता है वो हमारे लिए क्या होता है, रिसोर्स होता है। ऐसी वाटर हमारी सारी जरूरतों को पूरा करता है ना, खाना बनाने में, प्यास बुझाने में, फैक्ट्रीज, सारी चीजें, पेड़ पौधे, बारिश, ये सब रिसोर्स ही तो है हमारे लिए। इसलिए हमारे लिए पानी क्या है, रिसोर्स है। तो आज हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करेंगे वो ये है कि वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स फैक्ट्स। कुछ वाटर रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में जानेंगे कि कितना परसेंट हमारे लिए फ्रेश वाटर है, कितना परसेंट हमारे वर्ल्ड में सलाइन वाटर है, कितना, ये सारी चीजें फैक्ट्स, ठीक है। फिर वाटर स्कैरिसिटी एंड इट्स कॉजेज, यानी कि वाटर स्कैरिसिटी के बारे में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों है और उसके कारण क्या है, वो जानेंगे। उसके बाद मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं उसको जानेंगे। मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स के कुछ एडवांटेज होते हैं उनको जानेंगे और कुछ उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं उनको जानेंगे। और सबसे लास्ट में हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, क्यों जरूरी है, किस लिए करनी चाहिए, कहां कहां होती है, इसको जानेंगे। तो बेटा ये एक रूट मैप है। मैं हमेशा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमेशा आप सबको ये बताता हूं कि जब भी हम चैप्टर पढ़ें तो उसमें हमें पढ़ना क्या क्या है। अगर हमें ये पहले ही पता चल जाए तो हमारे लिए जब हम आगे पढ़ेंगे तो वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये सारे बोल्ड पॉइंट्स हैं, जो चैप्टर टॉपिक्स हैं वो ये हैं जो हम इस चैप्टर में कवर करने जा रहे हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसी मजे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमने वाटर रिसोर्सेज एंड इट्स फैक्ट से। तो हम लोगों ने इसमें जाना कि वाटर हमारे लिए रिसोर्स क्यों है, क्यों हर चीज वो रिसोर्स होती है जो हमारी जरूरतों को पूरा करती है। तो वाटर भी हमारे लिए रिसोर्स इसलिए है क्योंकि वो हमारी सारी नीड्स को पूरा करता है, इसलिए हमने वाटर को एज अ रिसोर्स बोला। इसीलिए चैप्टर का नाम भी है वाटर रिसोर्स। अब हम देखते हैं कि बेटा अगर उसकी कुछ फैक्ट्स को जानते हैं कि जो 3/4 पोर्शन अपना अर्थ सरफेस का जो एरिया है उसका 3/4 कवर्ड विद वाटर। सोच रहे हो हमारे अर्थ का 3/4 यानी कि इतना बड़ा भाग किससे है, पानी से घिरा हुआ है। उसमें टोटल वाटर में 96.5% ओशन वाटर है जो कि अनयूजेबल है। क्यों अनयूजेबल है, क्योंकि हम ओशन वाटर बहुत सलाइन होता है, उसको हम पी तो सकते नहीं है, इसलिए वो अनयूजेबल है। वहीं 2.5% केवल फ्रेश वाटर है, ठीक है। यानी कि 3/4 पोर्शन जो अर्थ सरफेस का है वो किससे घिरा हुआ है, कवर्ड विद वाटर। उसमें से जितना भी हमारे पास टोटल वाटर है उसमें से 96.5% ओशन वाटर है और 2.5% फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर में भी 70% ग्लेशियल और आइस शीट्स के रूप में है और 30% सरफेस रन ऑफ एंड ग्राउंड वाटर के रूप में है, ठीक है। तो ये अगर हम इसकी बात करें तो बेटा ये मोर देन इनफ है। अगर हम ये बात करें जो ये 30% 70% जो फ्रेश वाटर हम बात कर रहे हैं तो ये मोर देन इनफ है हमारे लिए। लेकिन वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। हाँ, अगर ये हमारे लिए मोर देन इनफ क्यों है, क्योंकि वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। और रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं, जो अपने आप मतलब हमारे प्रकृति में आते रहते हैं, खत्म नहीं होते कभी भी। वो क्या होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं जो अपने आप रिन्यू हो जाते हैं। क्यों, कैसे रिन्यू हो जाते हैं, रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मतलब बारिश होती है ना, बारिश होती है फिर पानी आ जाता है, उसके बाद बारिश चली जाती है, मतलब ये साइकिल एक होती है ना, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। तो ये पानी वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और रिन्यूड थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
तो समझ आया कि हमारे पास 3/4 पोर्शन तो कवर्ड विद वाटर है, जिसमें से 96.5% ओशन वाटर है, 2.5% फ्रेश वाटर है। ये जो फ्रेश वाटर है ये हमारे लिए क्या है, मोर देन इनफ है। लेकिन मोर देन इनफ क्यों है, उसका रीजन ये है कि जो वाटर है वो एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो कभी खत्म ही नहीं होगा। और वो रिन्यूड किसके थ्रू हो जाता है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के, क्योंकि भगवान ने हमें बोला है, क्योंकि पानी इतना इंपॉर्टेंट है, अगर यही खत्म हो जाएगा तो हमारा जीवन कैसे चलेगा, ये सारे पेड़ पौधे पक्षी जीव जंतु ये सब कैसे जिएंगे। इसीलिए वाटर को क्या बनाया, एक रिन्यूएबल रिसोर्स बनाया गया, इसीलिए वो मोर देन इनफ है। लेकिन बट स्टिल देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी, लेकिन उसके बाद भी वाटर स्कैरसिटी है। क्यों वाटर स्कैरसिटी क्या होता है, द शॉर्टेज ऑफ वाटर। यानी कि अगर हम यहां एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि वाटर हमारे लिए मोर देन इनफ है, लेकिन बट स्टिल देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी, ऐसा क्यों। और वाटर स्कैरसिटी का मतलब द शॉर्टेज ऑफ वाटर। भाई वाटर का शॉर्टेज क्यों है, जब इतना अमाउंट में पानी है फिर भी वाटर की शॉर्टेज, ऐसा क्यों हो रहा है। बिकॉज पीपल एक्सप्लॉइट्स इट, यानी कि जो हम लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पानी को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पानी को बर्बाद। अब आप लोग खुद सोचो, आप लोग कितनी बाल्टी से नहाते हो, सोचो कितनी बाल्टी से, 2 बाल्टी 3 बाल्टी से। जब भी ब्रश करते हो सुबह सुबह टैप को खुला छोड़ देते हो ना, जब भी हम वॉश प्रेशर में मुंह धुलते हैं टैप को खुला छोड़ के मुंह धुलते हैं ना, गाड़ियों को धुलते हैं कैसे, पाइप लगा के गाड़ियां धुली जा रही हैं, है ना। ऐसे ही जानवरों को गांव में, अब तो गांव में वो लगने लगी है समर्स, और वो लोग बस चला देते हैं, ऑन कर देते हैं और ट्यूबवेल से और अपना गाय भैंसों को नहला रहे हैं। तो ये क्या है, ये पानी की बर्बादी तो हो रही है, तो स्कैरसिटी तो अपने आप ही होगी। तो जो हमारी नीड है, जो हमारी जरूरतें हैं, उसके लिए तो इनफ है वाटर अगर हम बात करें, लेकिन हमारी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है। अगर हमारी ग्रीड के लिए इनफ नहीं है, यानी कि हमारी जरूरतों के लिए जितनी हमारी जरूरतें हैं, अगर हम पानी को उतना यूज करें तो वो हमारे लिए इनफ है। लेकिन जो हमारी ग्रीड है, हमारी जो लालच है, लालच किस रूप में, कि यार हमने घर तो बना लिया, अब इसमें एक स्विमिंग पूल भी होना चाहिए। स्विमिंग पूल बना लिया भैया, उसमें पानी चाहिए। अब स्विमिंग पूल तो बना लिया, अब इसे रोज साफ भी करना चाहिए। अब ये जो स्विमिंग पूल का पानी है बेटा रोज फैला दो, ये उसे रोज नया भरो। तो हमारा लालच ही तो, अलग अलग डिमांड्स ही तो है हमारी पानी को लेके, कि ऐसा होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसलिए हमारी ग्रीड को पूरा नहीं कर सकता कभी भी पानी। ग्रीड को तो बेटा कुछ भी चीज पूरा नहीं कर सकती, जितना हमारा लालच है, लालच कभी खत्म होता ही नहीं है। इसीलिए हमारा पानी क्या है, वाटर स्कैरसिटी बढ़ती जा रही है। उसके कुछ कारण क्या है, कॉजेस क्या है वाटर स्कैरसिटी के। ग्रोइंग पॉपुलेशन वन ऑफ द मेजर कॉज है वाटर स्कैरसिटी का। अगर पॉपुलेशन क्या हो रही है, ग्रो कर रही है, इंक्रीज हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उससे जो वाटर की डिमांड है वो ऑब्वियस है अपने आप बढ़ेगी। तो उससे वो भी एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है, किसका, वाटर स्कैरसिटी का। वहीं इंटेंस एग्रीकल्चर, इंटेंस एग्रीकल्चर कैसे कॉज बन रहा है, जैसे कि मैं बताऊं, हम लोगों ने पहला पॉइंट बढ़ा ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड की डिमांड बढ़ेगी, फूड की डिमांड बढ़ेगी तो फूड बनेगा कैसे, एग्रीकल्चर होगा ना उसका, एग्रीकल्चर होगा। अगर मान लो अभी 100 लोगों के लिए खेती हो रही थी, जनसंख्या हो गई 200, तो 200 के लिए एग्रीकल्चर होगा, एग्रीकल्चर में पानी लगेगा, उसी डबल मात्रा में पानी लगेगा, और ऐसी खेती हो जाए, ऐसी खेती करी जाएंगी जिसके लिए मतलब ज्यादा पानी लगे। और ज्यादा पानी लगेगा तो किसान क्या करेगा, आप लोगों ने हमेशा देखा होगा, अब हम सब लोग उनके खुद के ट्यूबवेल लगाने लगे हैं, ट्यूबवेल लगाने लगे हैं और खेती करते हैं ताकि प्रॉफिट हो उन लोगों को। तो इसकी वजह से क्या है, जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो बहुत कम होता जा रहा है। वहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज लगेंगी, उनके लिए पानी चाहिए, है ना। इंडस्ट्रीज के लिए पानी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी उनका कैसा भी काम होगा तो पानी तो उनको चाहिए ही चाहिए। पानी के साथ साथ इंडस्ट्रीज को लाइट चाहिए, और लाइट किससे बनती है बेटा, लाइट बनती है हाइड्रोलॉजिकल जो प्रोजेक्ट होते हैं वो प्रोजेक्ट किससे बनते हैं, पानी के थ्रू। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से देख रहे हो, सिर्फ एक फैक्ट्री लग रही है, उस फैक्ट्री लगाने में ये मत सोचो कि इस फैक्ट्री को इतनी पानी की जरूरत है, उस फैक्ट्री की लाइट जल रही है वो भी पानी से ही बनाई जा रही है, तो वो भी एक कारण है वाटर स्कैरसिटी का। वहीं अर्बनाइजेशन, शहरीकरण कैसे बन रहा है हमारा, शहरों में हम मतलब अब आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग क्या हम लोग भी गांव से ही उठ के कहां आए हैं, शहर में आए हैं। अलग अलग रीजन होंगे, कोई काम के लिए आया होगा, कोई पढ़ने के लिए आया होगा, कोई भी रीजन हो सकता है ना। तो गांव से लोग मूव कर रहे हैं शहरों की तरफ। तो शहरों में क्या है, डिमांड बढ़ रही है, पानी की डिमांड बढ़ेगी, खाने की डिमांड बढ़ेगी, ये सारी चीजें कैसे पूरी होंगी, डिमांड्स को फुलफिल किया जाएगा।
अगर खाने की डिमांड बढ़ रही है तो वही पहला वाला कॉन्सेप्ट कि एग्रीकल्चर ज्यादा करना पड़ेगा, है ना, वाटर की डिमांड बढ़ेगी। जहां आज लोग, अगर एक कोई कॉलोनी थी उसमें 100 लोग रहते थे, अब उसमें 200 लोग रहने लगे, तो उन्हें ज्यादा पानी पीने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए, बर्तन धोने के लिए चाहिए, है ना, सारी चीजें इंक्रीज हो जाएंगी। उनको लाइट चाहिए तो लाइट भी पानी से ही बनाई जा रही है। तो जो डिमांड्स हैं उनकी फुलफिल करने के लिए वो एक वाटर स्कैरिसिटी का कारण बनता जा रहा है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन मतलब सारी चीजें आपस में लिंक हैं। वाटर पॉल्यूशन भी लिंक है। किस तरीके से? जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जो अर्बन एरियाज होते हैं, वो उनका जो वेस्ट वाटर होता है वो किस में जाके मिलता है? रिवर्स में। यानी कि आप लोग अगर दिल्ली की हम बात करें, जो दिल्ली की यमुना रिवर है उसके साइड मतलब किनारे पे इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, अब तो बहुत कम हो गई हैं, गवर्नमेंट ने बहुत रेगुलेट कर दी है, बहुत सी चीजें आ गई हैं कि अपना जो ट्रीटमेंट है, जो उनका वेस्ट वाटर है वो ट्रीट होके ही नदियों में डाला जाएगा। तो वो जो पॉल्यूशन है वाटर का उसको इंक्रीज कर रहा है कौन? फैक्ट्रीज। अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज कैसे कर रहे हैं? जो उनका सीवेज है वो कहां जा रहा है? रिवर में जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है। ऐसी एग्रीकल्चर भी पॉल्यूशन कर रहा है। किस तरीके से? एग्रीकल्चर में हम पेस्टिसाइड्स यूज करते हैं, है ना, अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं। वो सारे केमिकल्स, बारिश आती है वो सारे केमिकल्स जाके बह के रिवर्स में मिल जाते हैं, तो रिवर्स का पानी क्या है? पॉल्यूटेड हो जाता है और पीने लायक नहीं रहता है। तो बेटा ये हो गए सारे कॉजेज अपने किसके? वाटर स्कैरिसिटी के। हम लोगों ने समझ आ गया ना कि वाटर स्कैरिसिटी क्या है? द शॉर्टेज ऑफ वाटर। उसके रीजन क्या है? बिकॉज पीपल एक्सप्लॉइट इट। और उसके रीजन क्या है? ये है इसके सारे रीजन। तो बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, अपना 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज वाटर स्कैरिसिटी एंड इट्स कॉजेज। तो हमें वाटर स्कैरिसिटी में इसकी डेफिनेशन लिखनी है, द शॉर्टेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड वाटर स्कैरिसिटी, और उसके कॉजेज ये रहे। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया काफी अच्छे से। अब हम समझते हैं कि इसके कॉजेज तो समझ लिए, अब हम पानी को किस तरीके से बचा सकते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स लाएं जो हम पानी को बचा सकें। तो अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, टॉपिक है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ये क्या होते हैं उससे जानने से पहले हम लोग जानते हैं डैम्स के बारे में। आप सबने सुना होगा ना डैम्स, हमारे यहाँ अलग अलग डैम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डैम्स होते हैं। जैसे आप लोग कभी भी हिली एरियाज में जाते होंगे तो रिवर्स पे बहुत बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं। तो उनको वो होते क्या है? डैम इज अ बैरियर अक्रॉस फ्लोइंग वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट्स डायरेक्ट और रिटार्ड्स द फ्लो। यानी कि जो रिवर्स है उनके फ्लो को रोकने के लिए, वाटर को एक जगह इकट्ठा करने के लिए क्या बनाए जाते हैं? डैम्स बनाए जाते हैं। ताकि मतलब बहुत सारी यूजेस होते हैं डैम्स के। इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है ना, और फ्लड कंट्रोल के लिए डैम्स बनाया जाता है। जैसे अगर एक रिवर है माउंटेन से निकल रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ये माउंटेन है, यहां से रिवर निकल रही है, यहां हमने एक डैम बना दिया, फिर यहां से रिवर जाएगी। तो ये डैम क्या करेगा? अगर यहां से वाटर है, अगर यहां पे हम पानी को इकट्ठा कर लेंगे तो यहां हम अपने अकॉर्डिंग आगे पानी छोड़ पाएंगे ना, कि अगर मतलब हमें यहाँ कम पानी आगे छोड़ना हो तो कम छोड़ेंगे, ज्यादा छोड़ना हो तो मतलब रेगुलेट कर लेंगे हम रिवर के फ्लो को। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा ना कि पीछे से पानी, डैम से पानी छूट गया इसलिए रिवर का पानी तेज हो गया, इसीलिए डैम्स बनाए जाते हैं। डैम के जो यूजेस हैं वो ऐसा नहीं हम आज ही डैम बना रहे हैं, एंशिएंट टाइप में भी, गुप्ता के पीरियड में भी डैम्स बनाए जाते थे। यानी कि 4-5 हजार साल पहले भी डैम्स बनाए जाते थे। वो लोग डैम्स क्यों बनाते थे? वो लोग डैम बनाते थे रिवर के पानी को और रेन वाटर के पानी को इकट्ठा कर सकें, ताकि वो इरिगेशन के काम आ सके। जैसे बारिश हो रही है, अब बारिश हो रही है, अगर हम बारिश के पानी को एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं तो वो इरिगेशन के काम हमारे आ सकता है। अगर हम बारिश के पानी को, वो तो फ्लो की तरह, नाली की तरह समुद्र में जाके बह जाएगा, लेकिन हम उसके फ्लो को रोक लें, तो वो एंशिएंट टाइप में ऐसा करते थे लोग। तो उसका एक यूज, डैम्स का तब एक यूज होता था। लेकिन आज के टाइम में टुडे डैम्स आर बिल्ड फॉर इरिगेशन के लिए डैम बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए काम आते हैं, इनलैंड नेविगेशन होता है, फिश ब्रीडिंग होती है, मतलब इतनी सारी चीजें हम डैम्स के यूज कर रहे हैं। एंशिएंट टाइम में क्या था? डैम सिर्फ इरिगेशन के लिए यूज होता था, लेकिन आज क्या हो रहा है? वहां पे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, इनलैंड नेविगेशन किया जा रहा है, इरिगेशन के लिए यूज हो रहा है डैम, वहीं फिश ब्रीडिंग हो रही है, मतलब मल्टीपर्पज काम हो रहे हैं एक ही डैम से। इसीलिए डैम को बोला गया मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। समझ आया ना मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स का मतलब? यानी कि जो डैम है इसके मल्टीपर्पज रिवर, मतलब मल्टीपर्पज यूजेस हैं, इसलिए हम बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। लेकिन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या हैं? अब डिसएडवांटेजेस जो डैम के हैं, अफेक्ट द फ्लो ऑफ रिवर।
मैंने सबसे पहले ही कहा था, यानी कि जो डैम है वो हम कंट्रोल कर लेते हैं ना, डैम बना के रिवर के फ्लो को, लेकिन उसको क्या करता है, ये इफेक्ट कर देता है। यानी कि जो रिवर है वो एक नेचुरली तरीके से बह रही है, अब हमने क्या कर दिया, डैम बना दिया और उसके फ्लो को क्या कर दिया, कंट्रोल कर दिया। इससे क्या होगा, इससे जो रिवर है उसको इफेक्ट पड़ेगा, सारी चीजें इफेक्ट पड़ेंगी, इरोजन, डिपोजिशन, ये सारी चीजें क्या है, अनकंट्रोल हो जाएंगी। क्योंकि अगर हम किसी भी नेचुरल चीज से छेड़छाड़ करते हैं तो उसका नुकसान तो हमें भुगतना ही भुगतना पड़ेगा। वहीं इंपैक्ट ऑन एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक लाइफ में भी पड़ेगा भाई। जैसे मैंने बोला ये रिवर है, यहां पे जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो हमने यहाँ डैम बना दिया, तो बेचारी जो इनकी ये लाइफ है, ये पूरी लाइफ, ये रिवर की, ये तो यहां से यहां भी आ सकता है, यहां से यहां भी जा सकता है। सपोज हम लोगों को कोई बोले हमें यहां से घर से स्कूल जाना है, लेकिन बीच में रिकॉर्ड कर दे, बारिश में होता है ना ऐसा, नाले भर जाते हैं, तो हम कैसे, हमारी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, जो हमारा नेचुरल फ्लो था आने जाने का वो बिगड़ जाता है। इसी तरीके से डैम्स बनाने से हम जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका जो इंपैक्ट करते हैं, उनके जो फ्लो है वो बिगाड़ देते हैं। वहीं इंपैक्ट ऑन रीलोकेशन, इसका मतलब है कि जहां भी जिस लोकेशन पे डैम्स बनाए जाते हैं वहां का जो एरिया होता है, वहां के जो गांव के गांव खाली करवाए जाते हैं, तो सोचो उन लोगों पे क्या बीतती होगी जो एक डैम बना रहे हैं और उनको रीलोकेशन होता है, उनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, एक गांव से कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, तो ये भी इंपैक्ट पड़ता है। वहीं कॉज ऑफ सोशल मूवमेंट्स, अब मैंने जैसे ये दोनों एक दूसरे से लिंक हैं, जैसे रीलोकेशन अगर किया, मान लो अगर हमें गांव से खाली कराया जा रहा है तो हम क्या करेंगे, सोशल मूवमेंट ही तो करेंगे भाई, हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए, हमें ऐसा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए जो हमें हमारे घर से बेघर कर दे। और दूसरी चीज, जब डैम बनते हैं बहुत से पेड़ों को काटा जाता है, बहुत से एरियो को क्या करा जाता है, खत्म किया जाता है, इससे क्या होता है, सोशल मूवमेंट्स बढ़ते हैं, यानी कि सोशल मूवमेंट का जन्म होता है। बहुत से लोग इसका अपोज करते हैं कि भाई डैम मत बनाओ, ये हमारे लिए, ये पेड़ पौधे ये इंपॉर्टेंट है, हमारे एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ मत करो, इसीलिए बहुत सी मूवमेंट्स होते हैं। हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, ये सारे कुछ ऐसे मूवमेंट्स हैं जो डैम को लेके हुए हैं। उसके बाद इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट, ये भी बेटा बहुत होता है। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि भाई दिल्ली में पानी नहीं आ रहा, हरियाणा से दिल्ली में पानी नहीं छोड़ा गया, हरियाणा में डैम बना है, हरियाणा सरकार ने क्या किया, वो अपनी पूर्ति तो कर रहे हैं लेकिन दिल्ली में पानी नहीं छोड़ रहे हैं, हमेशा आप लोगों ने न्यूज में सुना होगा ना। तो ये क्या करते हैं, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को क्रिएट करते हैं। उसके बाद रिस्क ऑफ डिजास्टर, डिजास्टर के लिए भी बहुत बड़ा रिस्क है डैम से। कैसे, हम लोगों ने एक जगह पानी तो इकट्ठा कर लिया, एक जगह स्टोर तो कर लिया, लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है उसकी वजह से अर्थक्वेक आ जाता है, यानी कि जो इतना सारा पानी एक जगह इकट्ठा कर लिया, जो पानी बहने के लिए था वो हमने एक जगह इकट्ठा कर लिया, तो इससे क्या है, अर्थक्वेक आता है। और भी बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, सॉइल इरोजन है वो होता है, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं। और अगर हैवी रेनफॉल होती है तो ये कंट्रोल ही नहीं कर पाता, बह जाता है, डैम ही टूट जाता है। तो डैम टूटेगा तो सोचो कितनी बड़ी बाढ़ आएगी, सोच रहे हो। अर्थक्वेक के लिए, डिजास्टर की बात करें, अर्थक्वेक आएगा, बाढ़, बाढ़ क्यों आ रही है, फ्लड आएगा, भाई इतनी ज्यादा रेनफॉल होगी, ये डैम संभाल ही नहीं पाएगा, डैम टूट जाएगा। और डैम टूटने से सोच रहे हो इतना सारा पानी एक साथ आगे जाएगा, तो जो आगे रिवर्स में जो आगे लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, उनका क्या हाल होगा। तो ये सारे डैम्स की क्या है, डिसएडवांटेजेस हैं। इसी तरीके से जो डैम जिस पर्पस के लिए हमारे बनाए गए थे उसी पर्पस को वो फुलफिल नहीं, मतलब कहीं कर रहे हैं, और उन्हीं प्रोजेक्ट्स को कभी कभार वो फुलफिल नहीं कर पाते हैं, और रिजल्ट उनके सामने इस डिसएडवांटेज के रूप में आता है। तो अपना ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है, मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स। ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, उनके यूजेस क्या हैं, और उनके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। हमें एज इट इज यही लिखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं लास्ट अपना टॉपिक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूं। तो अपना लास्ट टॉपिक बचता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। सो रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, इट इज द कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ रेन वाटर, यानी कि जो बारिश का पानी है उसको हम कलेक्ट कर लेंगे। जैसे ये एक घर है, क्या है, ये एक घर है, सुंदर सा घर बनाते हैं हम, है ना। घर से क्या होगा, एक पाइप डालेंगे यहाँ पे, घर से एक पाइप डलेगा और नीचे यहाँ टैंक में, और टैंक बना होगा यहाँ घर के अंदर या बाहर, और इसको बारिश का जो पानी आएगा, बारिश का जो पानी आएगा इस पाइप के थ्रू यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अपने यहाँ राजस्थान में बहुत, बीकानेर ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ये बहुत ज्यादा होता है। कहां पे, अपने राजस्थान स्टेट में, मतलब वहां के लोग इसको पीते हैं बेटा, पानी को,
इस बारिश के पानी को मतलब हम नहाने के लिए भी कचराते हैं कभी कभार, लेकिन वो लोग इसको पीते हैं, लेकिन पहली बारिश में नहीं पीते हैं, क्योंकि पहली बारिश में तो छत साफ होती है और ये पाइप वाइप साफ हो जाते हैं, और पहली बारिश में वैसे भी नहाना नहीं चाहिए, हमें हमें हमेशा बताते हैं ना। तो हमेशा इस पानी को वो लोग वहां पे पीते भी हैं, बीकानेर जैसलमेर ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में। और तमिलनाडु, बेटा तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है, सॉरी ये मार्कर भी बंद हो गया, तमिलनाडु अपने यहाँ एक ऐसा स्टेट है जिसने लीगली कर दिया है ये वाटर, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि हर घर में ये सिस्टम होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो उसे फाइन या फिर जो भी उनके रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग वो उन्हें भुगतना पड़ेगा। तमिलनाडु में ये एक लौता एक ऐसा स्टेट है जिसने लीगल किया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो ये तो बेटा हो गया। ऐसे बहुत सारे मेथड्स हैं। एक बैम्बू इरिगेशन सिस्टम है जो मेघालय में बहुत प्रचलित है, वो भी इसी टाइप का होता है। तो ये हो गया रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है और इसके क्या क्या फायदे हैं, कि हम रेन वाटर को स्टोर कर लेते हैं, ड्रिंकिंग वाटर के काम आता है, नहाने के काम आता है, घर के काम आता है, तो सारी चीजों में ये हमारा काम आता है। तो आई होप आप लोगों को काफी अच्छे से समझ आ गया होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।